हेलो स्टूडेंट, हम लोग केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट चैप्टर कवर कर रहे थे। हम लोगों ने केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट चैप्टर में 2 वीडियो क्लास कवर कर ली थी। यदि आपने 2 वीडियो क्लास नहीं देखी हैं तो आप लोग पहले उन वीडियो क्लास को कवर करें और अच्छे से कवर करें, उसके बाद ही ये वाली वीडियो क्लास अटेंड करें। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था फॉर्मेशन ऑफ कलराइड। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिक्र किया था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट हुआ करती है। कौन सी थी? फॉर्मेशन ऑफ कलराइड। आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, सेकंड प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या हुआ करते हैं। देखो जरा, आप लोगों ने 12th में एक चैप्टर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, वो उस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ इस प्रकार के कंपाउंड पढ़े थे। कैसे? जैसे एक कॉमन एग्जांपल लें K4FeCN6। आपने इस कंपाउंड का नाम भी सुना होगा और बहुत बार ये कंपाउंड आपने 12th में यूज़ किया होगा। इस कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें ये बिग ब्रैकेट का यूज़ हुआ करता है, उन्हें हम लोग क्या बोला करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला करते हैं। अगर हम इसे आयोनाइज करें तो ये कुछ इस तरीके से आयोनाइज होता है ना। ये जो पार्ट होता है इसे ही बोला करते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये जो पार्ट है ये क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये आगे आयोनाइज नहीं हुआ करता है। ठीक है, अब इस बिग ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है, इसमें एक मेटल है और CN है। ये जो मेटल है, ये वाला मेटल, इसे हम लोग बोला करते हैं सेंट्रल मेटल या फिर आयन। सेंट्रल मेटल भी बोल सकते हैं, कभी कभी ये मेटल भी होता है तो इसे सेंट्रल मेटल बोला करते हैं, और कभी कभी ये आयन के फॉर्म में होता है, जैसे Fe+2 आ जाए, Fe+3 आ जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे। बिग ब्रैकेट के अंदर मेटल के अलावा कुछ भी होता है, मेटल के अतिरिक्त कुछ भी होता है, उसे हम लोग लिगेंड बोला करते हैं। तो ये CN क्या है? आपका लिगेंड है। CN क्या है? आपका लिगेंड है। Fe क्या है? मेटल है। जैसे हम ऐसा कुछ कहें और एग्जाम्पल लें, जैसे FeS2 और 3+ ऐसा कुछ लिखते हैं। आपसे पूछा जाए बताओ जरा सेंट्रल मेटल कौन होगा या फिर सेंट्रल मेटल आयन कौन होगा, तो आप तुरंत ही कहेंगे Fe इसमें सेंट्रल मेटल है या फिर आयन है, और H2 क्या है? इसमें लिगेंड है। ये क्या है? आपका लिगेंड है। ठीक है, आपसे कुछ इस तरीके से कहे NiCN4 2-, आपसे पूछा जाए बताओ जरा सेंट्रल मेटल कौन होगा और सेंट्रल मेटल आयन कौन होगा, तो आप तुरंत ही कहेंगे Ni मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, इसे क्या बोलेंगे? हम लोग सेंट्रल मेटल बोलेंगे। और मेटल के अलावा कुछ भी होता है उसे हम लोग क्या बोला करते हैं? हम लोग लिगेंड बोला करते हैं। ये तो CN क्या है? आपका लिगेंड है। ये आपका लिगेंड है, और Ni क्या है? आपका सेंट्रल मेटल है। समझ में आ गया होगा आपको क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बिग ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होगा उसे सेंट्रल मेटल बोलेंगे, और जो लिगेंड होगा, मेटल के अलावा जो भी कुछ भी होगा, एटम, मॉलिक्यूल, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, आप लोग सेंट्रल मेटल के बारे में समझ गए और लिगेंड के बारे में समझ गए। अब जरा समझ लेते हैं और भी कुछ चीज़ें। अब लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्डिंग हुआ करती है, और उस बॉन्डिंग को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, है ना। तो मैंने क्या कहा? लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ करता है। जरा देखो जरा कैसे। जैसे हमने ऐसा कुछ कहा FeCN6 है और 4- है या 3- है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है? Fe और CN के बीच में बॉन्डिंग हुआ करती है, और उस बॉन्डिंग को बोला करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डिंग हुआ करती है। आपको पता होगा ये जो बॉन्ड होता है, जिसे हमने एरो के द्वारा शो कर रखा है, इसे क्या बोला करते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर नहीं पता है तो सुन लो, ये जो बॉन्ड हुआ करता है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिस बॉन्ड को, इसे क्या बोला करते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट, तो मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ करता है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं,
ए एटम पर 2 इलेक्ट्रॉन है और बी एटम को इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2। तो ए एटम क्या करेगा, बी एटम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करने के लिए दे देगा। कंप्लीटली नहीं देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट नहीं देगा, सिर्फ यूज़ करने के लिए तुम यूज़ कर सकते हो ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे, लेकिन मेरे ये लेकिन यूज़ कर सकते हो। जैसे ये मार्कर है, ये मेरा मार्कर है, अगर हम आपको कंप्लीट दे देते तो ये आपका मार्कर हो जाएगा। लेकिन हम अगर आपसे ऐसा कुछ कहें कि आप इस मार्कर को यूज़ कर सकते हो, तो इस कंडीशन में ये मार्कर मेरा ही रहेगा, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके रहेंगे? ये इलेक्ट्रॉन इसी के रहते हैं, लेकिन बी यूज़ कर सकता है। क्लियर हो गया? तो अब जरा समझें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ए एटम बी को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर यूज़ करने के लिए दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ना। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम को प्रत्येक लिगेंड, कितने लिगेंड है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 है ना, काउंट करें आप, 6 लिगेंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रत्येक मेटल को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रत्येक लिगेंड जो होगा मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन दिया करता है। Cn, एक Cn Fe को कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। कितने Cn है यहाँ पर? 6 Cn है। तो कितने इलेक्ट्रॉन Fe को मिल जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन Fe को मिल जाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जितने यहाँ पर लिगेंड हुआ करते हैं, अभी सिर्फ थोड़ी सी कॉमन सी बातें समझना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड पूरा चैप्टर आपके बीएससी सेकेंड ईयर में है, तो हम डिटेल में बात करेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड की। अभी सिर्फ इतना समझना है जिससे ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ जाए। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, जितने यहाँ पर लिगेंड हैं, जितने लिगेंड हैं उसे बोला करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। आप लोग सोच सकते हैं, जितने लिगेंड हैं यहाँ पे उसे क्या बोला करते हैं? इस मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे, बताओ जरा FeCN6 में, FeCN6 4- में Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, तो आप तुरंत ही कहेंगे Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 लिगेंड हैं और ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उन्हीं की संख्या को क्या बोला करते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर बोला करते हैं। जैसे आपसे ऐसा कोई पूछे, FeS2 का होल 6 + 3 में Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर बताइएगा। तो H2 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और 6 H2 कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो बताओ जरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने? 1 2 3 4 5 6। तो इस कंपाउंड में Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6 हुआ किया। क्लियर है इतना? ठीक, जरा समझे ध्यान से। अब इस कंपाउंड में Fe को कितने इलेक्ट्रॉन मिले? देखो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एक H2 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 6 H2 कितने इलेक्ट्रॉन देंगे Fe को? 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब जरा समझिए, जैसे हमने ऐसा कुछ कहा COF6 3-, आपसे कोई पूछे, बताओ जरा इस कंपाउंड में CO की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? कितने लिगेंड हैं? 6 लिगेंड है ना यहाँ पर, तो CO की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है? अगर आपसे ऐसा कोई पूछे, बताओ जरा इस कंपाउंड में CO को लिगेंड के द्वारा, CO क्या है? कोबाल्ट है ये। ठीक है? CO को लिगेंड F के द्वारा, फ्लोराइड के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? तो आप तुरंत ही कहेंगे 1 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 फ्लोरीन कितने देंगे? 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। क्लियर हो गया इतना? अब जरा समझें। अब इतना आप समझ गए होंगे कि लिगेंड जो होगा मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक लिगेंड। ठीक है? ओवरव्यू समझना है। एक लिगेंड मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और अगर 6 लिगेंड हो तो 12 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन Fe को मिल चुके हैं, अब Fe को इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब Fe के पास रखने के लिए, इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह तो होनी चाहिए। अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉन के रखने की जगह के बारे में बात करेंगे, तो वो उस जगह का नाम होता है ऑर्बिटल। क्या होता है? ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड द्वारा Fe को दिए जा रहे हैं, वो Fe कहाँ रखेगा? ऑर्बिटल में रखेगा, ऑर्बिटल में रखेगा। और आपको पता है एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ये भी पता है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो अगर Fe को 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो Fe के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एक खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी तो Fe उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने खाली ऑर्बिटल में रख सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर जाएंगे। यदि Fe के पास एक खाली ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, ठीक है। यदि Fe को 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो Fe के पास कितने खाली ऑर्बिटल होने चाहिए, कितने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए? तो सिंपल सी बात है, अगर एक वैकेंट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो 2 वैकेंट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं? 4 भर सकते हैं, ठीक है। अगर Fe को 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो Fe के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए? 3 होने चाहिए, तभी तो रख सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो Fe को यदि 6 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए Fe के पास? 3। तो किस तरीके से भर जाएंगे? कुछ इस तरीके से भर जाएंगे। अगर Fe को 12 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो इसका मतलब Fe को उन इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए कितने वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी? 6 वैकेंट ऑर्बिटल, 6 खाली ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी, 6 खाली ऑर्बिटल की ज़रूरत होगी। 6 खाली ऑर्बिटल में 12 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। इतना थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। तो हम सिंपल फॉर्म में कहें, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें सेंट्रल मेटल आयन होगा और लिगेंड होंगे। लिगेंड क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मेटल को देते हैं और मेटल उन इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेगा? अपने वैकेंट ऑर्बिटल में रखेगा। अगर लिगेंड 12 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस जैसे अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, तो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 12 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इन 12 इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए Fe के पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने ही चाहिए, 6 खाली ऑर्बिटल होने ही चाहिए, तभी उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर बाय द वे समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बार बार पीछे करें, क्योंकि हम पीछे भी हो जाएंगे वीडियो में ना, बार बार पीछे करें और बार बार देखें, एक एक चीज़ समझें, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगी, एक एक चीज़ समझें, आपको हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझें, अगर आपसे ऐसा कोई पूछे कि बताओ जरा इस कंपाउंड में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? Fe की आप, क्योंकि Fe की पूछ रहा है तो Fe की x मान लीजिएगा, Cn माइनस की -1 होती है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। कितने Cn है? 6 Cn है। एक Cn की -1 होती है, 6 Cn कितनी हुई? 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इक्वल में क्या लिखते हैं? जो यहाँ पे चार्ज होता है, यदि कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिखते हैं, अगर -4 है तो -4 लिख देंगे। तो x इक्वल टू कितना है? +2 है। तो यहाँ पर FeCN6 में Fe की जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है? +2 है। अगर आपसे ऐसा कोई पूछे, बताओ जरा FeCN6 कॉम्प्लेक्स में FeCN6 कॉम्प्लेक्स को Fe किस फॉर्म में बनाता है, या फिर Fe किस फॉर्म में रहता है, तो आप कहेंगे Fe +2 के फॉर्म में रहता है। कितनी ऑक्सीजन निकली? +2 निकली। इसका मतलब क्या है? Fe किस फॉर्म में रहता है इस कॉम्प्लेक्स में? Fe +2 के फॉर्म में रहता है। अब ऐसा कोई पूछ दे, सॉरी, अगर आपसे ऐसा कोई पूछ दे COF6 में CO किस फॉर्म में रहता है, तो आप तुरंत ही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? CO की x मान लीजिएगा, CO की x मानी, आपको पता है किसी भी हेलोजन पर 1 नेगेटिव होता है, F - Cl - Br - I - तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? F की -1 होगी। कितने F है? 6 है। क्या करेंगे हम? इक्वल में क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखा? क्योंकि इस पर कितना चार्ज है? -3। अगर -2 होता तो -2 लिखते, -1 होता तो -1 लिखते। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? +3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या? इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में COF6 में CO किस फॉर्म में है? +3 के फॉर्म में, मतलब कि CO की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +3 है। क्या बात समझ में थोड़ी बहुत आई हुई होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे आपसे ऐसा कोई पूछ दे FeH2O6 +3 में Fe किस फॉर्म में है, या फिर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो Fe की x मान लीजिएगा आप। और H2O न्यूट्रल होता है ना, H2O की न्यूट्रल होता है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 0 हुआ करती है।
तो H2O की जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है 6 H2O हो या 50 H2O सबकी जीरो ही होगी। क्या लिखेंगे हम इक्वल में, क्या लिखेंगे, जो पॉजिटिव होगा मतलब जो चार्ज होगा तो +3 लिख दिया। x इक्वल टू कितना आया +3। तो इस कंपाउंड में Fe किस फॉर्म में है, यह कंपाउंड Fe किस फॉर्म से बनाता है, +3 के फॉर्म से। तो क्या बन जाएगा, Fe किस फॉर्म में है, यहाँ पर +3 फॉर्म में। इतनी सी सारी बातें आपको पता चल गई होंगी, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल क्या होते हैं, ठीक है, और लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है Fe को, ये सब बातें आपको पता चल गई होंगी। अब हम उसी टॉपिक पे आते हैं, ये सब बताए मैंने इसलिए जिससे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन समझना आसान हो। अब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों क्या करते हैं, या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की तुलना में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसका रीजन सुनो जरा, समझे ध्यान से। देखो जरा, अभी मैंने कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स लिए हैं, FeS2 का होल 6 और 3+, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि Fe पर चार्ज होता है, अभी मैंने देखा +3 निकलती है ऑक्सीडेशन नंबर, तो +3 इस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इसका साइज कम होता है, किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है तो उसका साइज कम होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा, जैसे Fe पर +3 है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आता है तो H2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है ना, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से H2 इलेक्ट्रॉन जो देता है वो Fe+3 तेजी से अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो H2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो देगा Fe+3 तेजी से अट्रैक्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके पास बैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। अभी मैंने बताया था जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है वो सेंट्रल मेटल एटम कहीं ना कहीं उसे रखेगा, कहाँ रखेगा, बैकेंट ऑर्बिटल में, खाली ऑर्बिटल में। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके पास पर्याप्त संख्या में, उनके पास सफिशिएंट नंबर में बैकेंट ऑर्बिटल हुआ करते हैं, जिसमें लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन आसानी से फिल हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, जैसे Fe है वो +2b ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, +3b, +4b, +5b और +6b। कितनी प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर शो हो रही है, 1 2 3 4 5 प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर शो हो रही है। तो 5 टाइप से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जबकि S ब्लॉक और P ब्लॉक में ऐसा केस नहीं हुआ करता है, ठीक है। पहला क्या बताया था मैंने, पहला रीजन क्या बताया था, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ज़्यादा करते हैं। पहला रीजन बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट पर चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका साइज जो होता है छोटा होता है। चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल तेज़ी से अट्रैक्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा क्या रीजन बताया था, ट्रांजिशन एलिमेंट के पास पर्याप्त संख्या में, सफिशिएंट नंबर में बैकेंट ऑर्बिटल हुआ करते हैं, जिससे लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन इन बैकेंट ऑर्बिटल में आसानी से फिल हो जाया करते हैं। तीसरा रीजन क्या बताया था, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन का नंबर का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर। ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर की कंडीशन में डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। जैसे Fe+2 में भी बना सकता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, +3 में भी बना सकता है और +4 में भी बना सकता है, +5 में भी बना सकता है और +6 में भी बना सकता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाया करता है। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के एग्जाम्पल के। जैसे हमें इसी का फॉर्मेशन करना है, FeS2 का होल 6 का। ध्यान से समझना एक एक चीज, फॉर्मेशन ऑफ FeS2 का होल 6।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल सकते हैं, कितनी निकलेगी, +3 निकलेगी, क्योंकि Fe की x मान लीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी इसकी, ऑक्सीडेशन नंबर Fe की x मान लीजिएगा, H2 कितनी है 0 है, इंटू 6 इक्वल में क्या लिखेंगे, जितना चार्ज होगा +3 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आएगी +3। इसका मतलब इस कंपाउंड में Fe किस फॉर्म में है, +3 के फॉर्म में, Fe+3 के फॉर्म में, मतलब ये जो कंपाउंड बनेगा वो Fe+3 के रूप में बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल ली, उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी वो कितने लेंगे यहाँ पर 6 है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी 6। और जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए मेटल के पास उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो Fe अगर FeH2O का होल 6+3 का फॉर्मेशन करता है, फिर से सुनो, Fe यदि FeH2 का होल 6+3 का फॉर्मेशन करता है तो Fe के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, 6 होने चाहिए। 6 क्यों होने चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 6 है। ठीक, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को हम कुछ स्टेप में शो करते हैं, कैसे, सबसे पहले आप Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिएगा। Fe का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये जानते हैं आप। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, Fe के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब 4s के इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3d के इलेक्ट्रॉन, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो कंपाउंड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल कैसे पहचानेंगे, जो नंबर में बड़ी होगी, तो 4 नंबर में बड़ी है तो 4 के इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद उससे इनर वाली सेल, 4 से अंदर वाली सेल कौन सी है, 3d है ना, उससे इनर मतलब 4 है आउटर मोस्ट सेल, उससे इनर वाली सेल की d सब सेल मतलब 3d। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहला जो स्टेप लिखेंगे वो है Fe इन फ्री स्टेट। Fe इन फ्री स्टेट, इसका क्या मतलब है, Fe इन फ्री स्टेट का मतलब क्या है, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्या मैंने कहा, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 0 है, उसे बोलते हैं Fe इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप 3d लिख दीजिएगा, 3d, उसके बाद 4s लिख दीजिएगा, उसके बाद 4p लिख दीजिएगा, उसके बाद 4d लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर 4p और 4d क्यों लिखा, इसमें तो है नहीं है। क्या Fe में 4p और 4d है, आपसे क्वेश्चन है ना। तो मेरा आंसर ये है कि Fe में 4p भी है और 4d भी है। ये अलग बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p भी होगा, 4p 0 होगा और 4d भी 0 होगा। पता है ये वाली बात, BSc पार्ट 1 और 12th में पढ़ी है आपने। कैसे, एक बार और समझ लो, जैसे आपसे कोई पूछे सोडियम में क्या 3d होगा या 3p होगा, तो आप क्या करेंगे, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1, आपको 3s1 नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, क्या 3p होगा सोडियम में, तो आप कहेंगे हाँ होगा 3p। क्या 3d होगा, हाँ होगा। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी सेल की एक सबसेल पॉसिबल है तो उसकी सारी सबसेल पॉसिबल होती है। कैसे, जैसे 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। अगर 3s पॉसिबल है तो 3p भी पॉसिबल होगा और 3d भी पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर 3p भी होगा और 3d भी होगा, ये अलग बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरीके से अगर कहीं भी 4s है तो वहाँ पे 4p भी होगा और 4d भी होगा ही होगा। जैसे पोटेशियम में अगर आपसे कोई पूछे जरा बताओ पोटेशियम में क्या 4d होगा, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2 2s2 2p6 4s1 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अगर 4s आया तो चौथी जो सेल है उसकी सारी सब सेल होगी। 4s1 है तो 4p भी होगा और 4d भी होगा। तो यहाँ पर 4p भी होगा और 4d भी होगा। ये अलग बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है।
समझ में आ गया होगा। जैसे अगर 2s है तो 2p भी होगा, अगर 3s है तो 3p और 3d भी होगा, अगर 4s है तो 4p होगा, 4d होगा और 4f भी होगा। जैसे एक और एग्जांपल लें, आपसे पूछे लिथियम में क्या 2p है, तो सबसे पहले लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर दीजिएगा 1s2 2s1। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में तो नहीं आ रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही 3 है इसके पास, तो 2s1 हो जाता है, तो 2p होगा। हाँ आप कहेंगे हाँ 2p होगा जरूर, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, 2p में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम में 2p है, हाँ है। क्लियर है इतना? चलो अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि Fe में 4p भी होगा और 4d भी होगा। ये अलग बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। Fe इन फ्री स्टेट में क्या है, पहले लिखेंगे 3d, पहले 3d लिख देंगे, उसके बाद 4s लिख देंगे, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d। अब इसके नीचे इसके ऑर्बिटल बनाइए। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं, आपको पता है, तो 5 ऑर्बिटल बना देंगे आप। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होते हैं? 1 होता है। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। और फिर से d में कितने होते हैं? अब मैंने ये क्यों लिखे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो d में कितने इलेक्ट्रॉन है Fe के? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 कैसे भरेंगे? आपको पता है उनसला, पहले सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं 5 ऑर्बिटल में, उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होती है। आपको BSc पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ाया गया था। उसके बाद s में कितने इलेक्ट्रॉन है? जरा देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 है, तो d में भी 0 है, ठीक है। अब बात आती है क्या Fe इस कंपाउंड में Fe के फॉर्म में है क्या? Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्या? तो आप देखते हैं Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। Fe फ्री स्टेट में नहीं है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट में नहीं है, किस फॉर्म में है? +3 में। तो हमें ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कौन सी स्टेट लिखनी पड़ेगी? Fe की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे? Fe इन Fe +3 स्टेट। +3 स्टेट का मतलब क्या? Fe से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएं कि Fe +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाए? तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे आपको? +3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? आउटर मोस्ट सेल से निकलेंगे ना। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, ठीक है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। आपने 2 काम कर लिया है, Fe इन फ्री स्टेट कर लिया, Fe +3 स्टेट कर लिया, ठीक है। अब बात आती है +3 आ गया, +3 किस में? इस कॉम्प्लेक्स में, है ना। अब इस कॉम्प्लेक्स में और क्या है? लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा Fe +3 को, है ना, क्योंकि यहाँ पर Fe किस फॉर्म में है? +3 फॉर्म में है। अब लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे, कहाँ भरे जाएंगे? वैकेंट ऑर्बिटल में। लेकिन केवल उन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल में भरे जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी व शेप एक जैसी होगी। तो होता क्या है, Fe +3 स्टेट हो गया। होता क्या है, इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भरने से पहले 6 वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है आपको, क्योंकि 6 लिगेंड है, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल आपस में जुड़ जाया करते हैं। 1 s का, 3 p के, 2 d के, ये आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला करते हैं। BSc पार्ट 1 में, 11th और 12th में बहुत बार आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा है। तो 1 s जुड़ा है, 3 p जुड़े हैं, 2 d जुड़े हैं, इसका मतलब ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप भी सेम है और एनर्जी भी लगभग सेम हुआ करती है। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इजीली फिल हो जाएंगे और FeS2 का Ho6+3 का फॉर्मेशन हो जाया करता है। तो थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ FeS2 का Ho6+3। यहाँ पे देखें जरा, क्या ये वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं है ना, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, है ना। तो इसमें तो S2 के इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे,
H2 के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इन वैकेंट ऑर्बिटल में। हम लोग H2 के इलेक्ट्रॉन जो H2 इलेक्ट्रॉन देगा Fe को, उसे हम लोग एरो द्वारा या फिर क्रॉस द्वारा शो कर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्रॉस किसके इलेक्ट्रॉन है, H2 के इलेक्ट्रॉन है, जो किसे मिल रहे हैं, Fe को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है वो किसके हैं, Fe की तो है, Fe के ऑर्बिटल में भरे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है। ये किसका साइन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अभी मैंने बताया था लिगेंड और Fe के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हुआ करती है। और ये क्रॉस क्रॉस इलेक्ट्रॉन किसके हैं, H2O लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है इतना, ठीक। एक बार फिर से समझ लो ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना है। कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना है, Fe H2 का 6+3। सबसे पहले हमें पता करना होता है कि इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। Fe की x मान ली, H2 को 0 होती है, तो 6H2 6 का मल्टीप्लाई फिर भी 0 ही होगा, +3 कर दिया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +3। तो Fe की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +3 आ गई। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, जितने लिगेंड है, लिगेंड कितने हैं, 6 हैं, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। और तभी Fe H2 का 6+3 का फॉर्मेशन करेगा जब इसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। तो Fe H2 का 6+3 का फॉर्मेशन तभी करेगा जब इसके पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। तो हमने क्या किया, फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया मैंने, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, Fe इन फ्री स्टेट लिख लिया। फ्री स्टेट का मतलब Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जब Fe इन फ्री स्टेट लिखिया तो आउटर मोस्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। उसका 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, ये लिख लिया। 4s और 3D के इलेक्ट्रॉन लिख लिए। और आपको पता है 4p भी होता है और 4d भी होता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि Fe इस कंपाउंड में Fe+3 के स्टेट में है, तो Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। Fe+3 किया तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे Fe से। कौन कौन से निकलेंगे, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, ठीक है। उसके बाद अब Fe+3 कर दिया। उसके बाद क्या करना होता है, जितने वैकेंट ऑर्बिटल की हमें रिक्वायरमेंट होती है उन्हें आपस में कंबाइन कर देते हैं। तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल रिक्वायरमेंट है, 6 वैकेंट ऑर्बिटल रिक्वायरमेंट है। एक s 3p और 2d को आपस में कंबाइन कर दिया, तो क्या बन गया, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो कॉम्प्लेक्स बनाना है उसका फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ Fe H2 का 6+3। तो आपने जैसा ये था वैसा ये लिख दिया। उसके बाद H2 2 इलेक्ट्रॉन देगा Fe को, और Fe के वैकेंट ऑर्बिटल में फिल हो जाए करते हैं वो इलेक्ट्रॉन। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने 4p और 4d क्यों लिखा पहले से, क्योंकि हमें वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल में ही लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। अब जरा समझिए, आपने ये पढ़ा है कि sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है किसी मॉलिक्यूल में तो उसकी शेप ऑक्टाहेड्रल हुआ करती है। क्या पढ़ा है, अगर कहीं पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उस मॉलिक्यूल की शेप ऑक्टाहेड्रल हुआ करती है। तो इस मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। कैसे शो करेंगे ऑक्टाहेड्रल को, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं छोटा छोटा सा, ठीक है। आप लोग अच्छे से कर लेना। कैसे बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल को, जरा समझें ध्यान से। सबसे पहले एक स्क्वायर टाइप से ऐसा बना लेंगे, ठीक है। बीच में सेंटर पर Fe रख लेंगे और इनके कॉर्नर पर H2 रख देंगे। और H2 क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इनके कॉर्नर पर हमने H2 रख दिया। H2 क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के। उसके बाद 4 H2 हो गए, उसके बाद 2 H2 बचे। एक ऊपर H2 कर दो, दूसरा नीचे H2 कर दो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल शेप हुआ करती है Fe H2 का 6+3। आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो अब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का एक एग्जांपल कवर किया है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में दूसरा एग्जांपल कवर करेंगे। वो वीडियो क्लास आपकी छोटी सी होगी, क्योंकि एक एग्जांपल से आपको बातें थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी, दूसरे एग्जांपल से आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। याद रहे इस लेक्चर को 2-3 बार देखेंगे, आपको समझ में आएगा ही आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।